हेलो दोस्तों, मैं शिवा सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग रेलवे की आगामी परीक्षाओं के लिए एक स्पेशल क्लास लेके आए हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है और इन एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टरों को हम लोग एक एक करके कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आज का जो चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। तो इस चैप्टर का आज दूसरा क्लास है, दूसरा लेक्चर है। और चलिए आइए आज हम दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं। तो कंसंट्रेशन बना के समझिएगा और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थंबनेल है, ठीक है, और थोड़ा सा थंबनेल को देखिए और शेयर, लाइक शेयर थोड़ा सा जरूर कीजिएगा और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलने वाला है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और आज का जो क्लास होगा इससे एक दो प्रश्न जरूर किसी न किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, तो ये अति महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए होने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। आज जो कि मैं अब बता दिया कि हमारा चैप्टर क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग, और आज का ये दूसरा लेक्चर है। ठीक है, केमिस्ट्री का एक पार्ट है क्लास 9, ठीक है, जो कि यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, चलते हैं, अब शुरू करते हैं क्लास को समय को न व्यतीत करते हुए। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक है, आज का ये जो हमारा ये देखिए, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। ये पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, तो हम लोग परिभाषा, द्रव्यमान, भार, द्रव्यमान ऊर्जा नियम, ठीक है, और आयतन, उसके बाद से हम लोग पदार्थ की परिभाषा, पदार्थ के गुण और कुछ इनके बारे में पढ़े थे। ठीक है, पदार्थ के वर्गीकरण भी हम लोग किए थे। तो चलिए आज की क्लास यहीं से शुरू की जाएगी। तो आइए देखते हैं पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, तो देखिए पदार्थ का वर्गीकरण मेनली दो भागों में किया गया है, एक भौतिक गुणों के आधार पे, दूसरा रासायनिक गुणों के आधार पे। तो यहाँ पे हम लोग जो पिछली क्लास में पढ़े थे तो यहाँ तक डिस्कस हुआ था पदार्थ, ठीक है, पदार्थ, ठीक है, पदार्थ या द्रव्य, ठीक है, पदार्थ या द्रव्य, जिसको इंग्लिश में हम लोग मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर। ठीक है, मैटर। ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जो पदार्थ, द्रव्य या मैटर होता है ये मेनली कितने भागों में डिवाइड है? दो भागों में डिवाइड है। पहला क्या है? भौतिक आधार पे, ठीक है, भौतिक आधार पे, और दूसरा क्या है? रासायनिक आधार पे, रासायनिक आधार पे। ठीक है, मतलब भौतिक गुणों के आधार पे पहला और दूसरा रासायनिक प्रकृति के आधार पे वर्गीकृत किया गया है। तो जो हमारा भौतिक गुणों के आधार पे है ये तो 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, कितने भागों में? 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, मेनली हमारे पदार्थ की अवस्था है 3। ठीक है, लेकिन अभी तक जो भौतिक आधार पे खोजा गया है अवस्थाओं को, ठीक है, तो ये 5 प्रकार के, कितने प्रकार के? 5 प्रकार के हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहला क्या है? ठोस, ठीक है, ठोस, ठीक है, दूसरा क्या है? लिक्विड, द्रव, ठीक है, तीसरा क्या है? गैस, ठीक है, गैस, उसके बाद से प्लाज्मा, उसके बाद से बीईसी, ठीक है, बीईसी मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये इस तरह से डिवाइड है। अब हम लोग रासायनिक को देखते हैं कि ये कितने भागों में डिवाइड है। तो पहले आता है क्या? शुद्ध पदार्थ, ठीक है, शुद्ध, ठीक है, और दूसरा आता है अशुद्ध, ठीक है, अशुद्ध मतलब मिश्रण, ठीक है, मिश्रण, अशुद्ध मतलब मिश्रण। ठीक है, शुद्ध पदार्थ में कौन कौन आएंगे? तो शुद्ध पदार्थ में आएंगे, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आएगा तत्व, ठीक है, उसके बाद इसमें कौन आएगा? यौगिक,
क्या आएगा, यौगिक। ठीक है, यौगिक। बात समझ में आया। अब देखिए जो तत्व हैं ये कितने प्रकार से डिवाइड हैं, ये हैं 3 प्रकार से। ठीक है, धातु, ठीक है, अधातु और उसके बाद से उपधातु, उपधातु। ठीक है, धातु, अधातु, उपधातु। ठीक है, यौगिक जो है ये कितने भाग में है डिवाइड, तो ये 2 भाग में है। ठीक, पहला क्या है हमारा, पहला है कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, और दूसरा क्या है, अकार्बनिक। अकार्बनिक यौगिक। समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े शुद्ध पदार्थ 2 भागों में, तत्व, यौगिक, तत्व, धातु, अधातु, उपधातु, यौगिक, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। जो शुद्ध पदार्थ होता है, अशुद्ध पदार्थ होता है, इसको मिश्रण की तरह भी समझा जाता है। ठीक है, तो ये कितने भागों में डिवाइड है, तो ये 2 प्रकार से ये भी डिवाइड है। एक होता है समांगी मिश्रण, कौन सा, समांगी, समांगी मिश्रण, मिश्रण। ठीक है, दूसरा क्या होता है, विषमांगी, विषमांगी, विषमांगी मिश्रण। तो हम लोग यहाँ पे पढ़े कि जो मतलब पदार्थों का वर्गीकरण है यह कितने भागों में डिवाइड है, 2 भागों में, भौतिक आधार पे और रासायनिक आधार पे। भौतिक आधार पे कितने भागों में, 5 भागों में। कौन कौन सा, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। जो हमारा रासायनिक आधार पे डिवाइड है ये 2 भागों में, शुद्ध, अशुद्ध। अशुद्ध को मिश्रण भी कहा जाता है। तो जो हमारा क्या होता है, शुद्ध वाला होता है, शुद्ध 2 भागों में डिवाइड है, तत्व और यौगिक। तत्व में कौन कौन आएंगे, धातु, अधातु और उपधातु। और यौगिक में कौन कौन आएंगे, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। जो हमारा मिश्रण होता है यह कितने प्रकार से, 2 भागों में, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समझ में आ गया। तो अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले पेज पे। ठीक है, अगला। ठीक है, अब हम लोग जो अभी वर्गीकरण किए हैं इसमें इन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे ठोस। ठोस के बारे में पढ़ेंगे कि ठोस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ठोस जो होता है, ठोस का देखिए, ठोस को इंग्लिश में सॉलिड बोला जाता है। ठोस का आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। इसका घनत्व तो इसमें क्या होता है, बहुत अधिक होता है या सर्वाधिक होता है। ठीक है, जो ठोस होता है इसमें आकार और आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। जो हमारा घनत्व होता है सर्वाधिक या बहुत अधिक होता है। घनत्व जो होता है सर्वाधिक या बहुत अधिक होता है। समझ में आ गया। तो अब इसको हम लोग एक एक करके इन पॉइंटों को समझ लेते हैं कि जो ठोस अवस्था होती है इसमें क्या होता है कि आयतन निश्चित होता है। ये क्या होता है, आयतन निश्चित होता है। उसके बाद से क्या होता है, आकार भी निश्चित होता है। ठोस का आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि आकार वह आयतन ठीक है, दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है, निश्चित होता है। बात समझ में आया कि ठोस जो होता है, ठोस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि जो ठोस होता है उसमें घनत्व तो क्या होता है, अधिक होता है। ठोस में घनत्व अधिक होता है और संपीड़ितता क्या होती है, मतलब दाब का जो प्रभाव होता है वो नगण्य होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, ठोस में क्या होता है, संपीड़ितता जो होती है, कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो नगण्य होती है, मतलब दाब का प्रभाव क्या होता है, ठोस में कम होता है। ठीक है, एकदम 9 के बराबर होता है। बात समझ में आया। जो संपीड़ितता होती है ठोस में वो नगण्य होती है। ठीक है, अब इस बात को हम लोग समझते हैं। अगला जो पॉइंट दिया है, ठोस के कणों के मध्य उच्च अंतराणुक आकर्षण बल पाया जाता है। ठोसों के बीच क्या होता है, ठोसों के
ठोसों के कणों के मध्य उच्च अंतराणुविक आकर्षण बल पाया जाता है। अंतराणुविक बल पाया जाता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। विसरण जो होता है, विसरण जो होता है ये क्या होता है, अत्यंत कम होता है। विसरण जो होता है ये क्या होता है, अत्यंत कम होता है। विसरण जो होता है ठोस में वो अत्यंत कम होता है। समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे, मतलब कि जो ठोस होता है, ठोस में डिफ्यूजन जो होता है अत्यंत कम होता है। ठोस में जो विसरण होता है वो अत्यंत कम होता है। समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं द्रव के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अगला जो पॉइंट है ये क्या है हमारा, द्रव, ठीक है। द्रव, इसको समझते हैं कि इस बात को समझिएगा कि जो हमारा क्या होता है कि द्रव होता है, ठीक है, इसमें जो होता है कि आयतन जो होता है निश्चित होता है, लेकिन आकार इसका क्या होता है, अनिश्चित होता है। जो द्रव होता है इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है, और आयतन अनिश्चित होता है। आयतन जो होता है, देखिए जो हमारा द्रव होता है इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, और आयतन जो होता है निश्चित होता है। आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि जो द्रव होता है इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक। आकार जो होता है अनिश्चित होता है। तीसरा जो पॉइंट है, द्रव का घनत्व, द्रव का घनत्व गैस से अधिक परंतु ठोस से कम होता है। मतलब जो द्रव का घनत्व होता है गैस से अधिक परंतु ठोस से कम होता है। और संपीड्यता इसमें क्या होती है, बहुत कम होती है। क्या होती है, नगण्य नहीं होती है, बहुत कम होती है। द्रव के कणों के मध्य दुर्बल अंतराणुविक बल, आकर्षण बल पाया जाता है। अब विसरण गैस से कम परंतु ठोस से अधिक होता है। इसमें जो डिफ्यूजन होता है ये गैस से कम परंतु ठोस से क्या होता है, अधिक होता है। द्रव में जो डिफ्यूजन होता है गैस से कम परंतु ठोस से अधिक होता है। ये द्रव अवस्था में ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं गैस के बारे में पढ़ते हैं, गैस देखते हैं, ठीक है। गैस के बारे में, ठीक है, गैस की गुणों के बारे में समझते हैं। तो देखिए जो हमारा गैस होता है, गैस क्या होता है कि गैस में आकार और आयतन जो होता है, गैस में आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, ठीक है। गैस में, ठीक है, गैस में, ठीक है, गैस में, ठीक है, आकार, ठीक है, आकार वह आयतन दोनों अनिश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है। ये बात समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, कि गैस में आकार व आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है, लेकिन जो इनके कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो नगण्य होता है। गैस के कणों के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल बहुत कम होता है, लेकिन जो बस समझ में आ गया कि नहीं, जो हमारा क्या होता है कि जो कणों के, गैस के कणों के मध्य क्या होता है, आकर्षण बल नगण्य होता है। बस समझ में आ गया। अब इनके एक एक पॉइंटों को हम लोग समझते हैं कि अब देखिए ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि आकार अनिश्चित होता है, आयतन अनिश्चित होता है। तीसरा जो पॉइंट है ये क्या है, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, ठीक है। जो चौथा पॉइंट है इसमें गैस में, ठीक है, ये क्या, घनत्व अत्यंत कम होता है। जो डेंसिटी होता है, गैस का डेंसिटी जो होता है अत्यंत कम होता है, लेकिन जो संपीड्यता होती है, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी, ये अत्यधिक होती है। कितनी होती है, अत्यधिक होती है, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं अगला पॉइंट। इसका जो अगला पॉइंट है, गैस के कणों के मध्य अंतराणुविक आकर्षण बल क्या होता है, नगण्य होता है, ठीक है। जो सातवां पॉइंट है हमारे पास वो क्या है, विसरण अत्यधिक होता है। विसरण इसमें क्या होता है, अत्यधिक होता है, विसरण अत्यधिक होता है। गैस में विसरण जो होता है अत्यधिक होता है। जो आठवां पॉइंट है वो देखिए क्या है, कह रहा है अतः यह शीघ्रता पूर्वक सभी जगह फैल जाती है। जो गैस होती है कहीं भी, क्या जैसे मान लीजिए सेंट की शीशी अगर हम इसको खोल देते हैं तो दूर दूर तक इसकी जो सुगंध होती है ये क्या होती है, फैल जाती है ना। जैसे कहीं बहुत बढ़िया खाना बन रहा है स्वादिष्ट, तो उसका जो महक होता है हमारे नाकों तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है। तो जो गैस होता है इसका ये क्या होता है, सभी जगह आसानी पूर्वक
फैल जाता है, पहुंच जाता है। बात समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले पॉइंट को, ठीक है। अगला पॉइंट क्या होगा, अभी हम लोग भौतिक गुण को पढ़ रहे हैं, ठीक है। भौतिक गुण को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग समझे ठोस को, ठीक है। ठोस, ठीक है, ठोस मतलब सॉलिड को पढ़े, ठीक है। दूसरा हम लोग द्रव को पढ़े, ठीक है, द्रव, लिक्विड को पढ़े, ठीक है। तीसरा हम लोग किसको पढ़े, गैस, ठीक है, गैस को पढ़े। अब चौथा जो हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा, ठीक है। किसको पढ़ेंगे, प्लाज्मा, किसको पढ़ेंगे हम लोग, प्लाज्मा को पढ़ेंगे, ठीक है। प्लाज्मा को हम लोग अगला पॉइंट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, प्लाज्मा को, ठीक है। तो आइए प्लाज्मा को देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, हाँ, तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे प्लाज्मा के बारे में, ठीक है। प्लाज्मा को समझते हैं हम लोग, ठीक है। प्लाज्मा को समझते हैं। तो प्लाज्मा जो है यह भौतिक आधार पे मतलब क्या है कि जो भौतिक आधार है, ठीक है, भौतिक आधार पर वर्गीकरण किए 4-5 भागों में। तो यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। किसकी है, पदार्थ की चौथी अवस्था है। जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है। ये कौन सी अवस्था है, चौथी अवस्था है, पदार्थ की ये चौथी अवस्था है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे समझिएगा कि जो प्लाज्मा होता है तो इसका न तो आकार निश्चित होता है, न ही आयतन निश्चित होता है। तो यह इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझिएगा कि जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का न तो, ठीक है, न तो आकार निश्चित होता है, न ही आयतन, न तो, ठीक है, न तो आकार निश्चित और न ही आयतन निश्चित। बात समझिएगा कि प्लाज्मा जो होता है न तो इसका आकार निश्चित होता है और न ही इसका क्या होता है, आयतन निश्चित होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात याद कीजिएगा यहाँ पे कि क्या होता है कि सूर्य और तारों में, ठीक है, सूर्य और तारों में क्या होता है, सूर्य और तारों में, ठीक है, सूर्य और तारों में उष्मा कोष्टक में कर लीजिएगा ऊर्जा, ठीक है। सूर्य और तारों में उष्मा और ऊर्जा प्लाज्मा के कारण होता है। प्लाज्मा के कारण क्या होता है, के कारण होता है। बात समझ में आया। देखिए प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा जो होता है न तो इसका आकार निश्चित होता है, न ही इसका आयतन निश्चित होता है। जो प्लाज्मा होता है, सूर्य और तारों में उष्मा या ऊर्जा प्लाज्मा के कारण ही क्या होता है। उसके बाद से जो अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सितारों में जो सितारा होता है, सितारों में प्लाज्मा के कारण ही सितारों में चमक होती है, ठीक है। जो हमारा सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण होता है, ठीक है। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण, ठीक है। ये देखिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आया हुआ भी है। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण होता है, ठीक है। सितारों में क्या होता है, प्लाज्मा बनने का कारण होता है, ठीक है। उसके बाद से एक और इंपॉर्टेंट बात याद कीजिएगा और याद रखिएगा हमेशा कि जो प्लाज्मा होता है ये गैस, मतलब क्या होता है कि जो हमारा गैसों की आयनीकृत अवस्था होती है, ठीक है। जो हमारा प्लाज्मा होता है ये गैसों की आयनीकृत अवस्था है, ठीक है। गैसों की क्या होती है, गैसों की, ठीक है, गैसों की आयनीकृत अवस्था है, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिएगा, गैसों की आयनीकृत अवस्था है जिसमें
धन आवेशित आयन तथा ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, धन आवेशित आयन जिसमें धन आवेशित आयन तथा ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ये बात याद रखिएगा कि गैसों मतलब प्लाज्मा जो होता है गैसों की आयनीकृत अवस्था है जिसमें धन आवेशित आयनों तथा ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग ये जो दिया हुआ है इन पॉइंटों को भी समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या कर रहा है कि इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले या अधिक उत्तेजित होते हैं। ठीक है, अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं, प्लाज्मा अत्यधिक ऊर्जा वाले या अत्यधिक मतलब अधिक उत्तेजित होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ये देखिए, फ्लोरेसेंट ट्यूब, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में क्या होता है, फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। नियॉन बल्ब के अंदर, ठीक है, नियॉन गैस और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या अन्य कोई गैस भरी होती है। बात समझ में आया। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या अन्य गैस भरी होती है। समझ में आ गया। और देखिए ये तो मैं लाइन आपको समझा दिया कि सूर्य और तारों में चमक प्लाज्मा के कारण होता है। सूर्य और तारों में क्या होता है, ऊष्मा और ऊर्जा होती है। ठीक है, ऊर्जा होती है। गैसों की आयनीकृत अवस्था है। ठीक है, प्लाज्मा जो है गैसों की आयनीकृत अवस्था है। इस बात को थोड़ा समझिएगा, मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पे कि जो मतलब गैस की आयनीकृत अवस्था होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें, ठीक है, जिसमें धन आवेशित, ठीक है, धन आवेशित आयनों तथा ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। यह बात याद रखिएगा, होती है। समझ में आया कि गैसों की आयनीकृत अवस्था है, प्लाज्मा जो है गैसों की आयनीकृत अवस्था है जिसमें धन आवेशित आयन तथा ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन देखिए ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो ट्रिक करने वाला हूं ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आया है, पूछा है कि प्लाज्मा के बारे में उच्च तापमान पर यह बनता है। जो प्लाज्मा है यह किस तापमान पे काम करता है, तो उच्च तापमान पे। ठीक है, किस तापमान में, उच्च तापमान पे काम करता है। ये बात याद रखिएगा और ये एग्जाम में आया हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट है ये। ठीक है, ये उच्च तापमान पर प्लाज्मा बनता है। प्लाज्मा किस तापमान पे बनता है, तो उच्च तापमान पे बनता है। जैसे कि जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है यह किस तापमान पे काम करता है, तो निम्न तापमान पे काम करता है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पदार्थ की अवस्था है वह है पांचवा, इसको समझते हैं। ये देखिए यहां पे दिया हुआ है, हाँ, तो हम लोग अगला जो पॉइंट है इसको डिस्कस कर रहे थे, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। क्या समझते हैं कि वर्ष 1920 में भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में कुछ गणनाएं की है। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि वर्ष 1920 में भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने पदार्थ के अवस्था के बारे में कुछ गणनाएं की है। ठीक है, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा इन गणनाओं को क्या किया गया, स्वीकृत किया गया। ठीक है, देखा गया और उनके द्वारा यह भविष्यवाणी की गई कि पदार्थ की यह पांचवी अवस्था है जिसको नाम दिया गया
बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो कि आज हम लोग ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यह देन किसकी है? भारतीय भौतिकी विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस जी के द्वारा यह पहले बता दिया गया था कि पदार्थ की पांचवी अवस्था की गणना उन्होंने कुछ गणनाएं कर दी थी। ठीक है, जिसको मतलब व्याख्या किया जिसने अल्बर्ट आइंस्टीन जी के द्वारा। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा यह गणना करके और यह भविष्यवाणी कर दी गई कि यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। तो समझते हैं हम लोग, ठीक है, इसको। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे एक और बात को समझ लीजिए कि ये परम शून्य ताप मतलब 0 केल्विन ताप और 273.15 डिग्री सेल्सियस पे ये कार्य माइनस में ध्यान दीजिएगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस पे कार्य करता है, 0 केल्विन पे कार्य करता है। ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात क्या है, यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है BEC, यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। यह किसके द्वारा दिया गया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी कर दी। लेकिन ये भविष्यवाणी कहां से किए? ये कुछ गणना कौन किया था? कुछ गणनाएं किनके द्वारा की गई थी? तो कुछ गणनाएं किया गया था सत्येंद्र नाथ बोस। ये कहां के वैज्ञानिक थे? तो ये भारतीय वैज्ञानिक थे, भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक थे। कौन थे? भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक। थे, भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक थे। यह बात इन्होंने 1920 में बताया। ठीक है, 1920 में बताया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग अगले पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट जो है करा है द्रव की वह अवस्था जो अत्यधिक निम्न ताप पे, ये डिस्कस करना था। ठीक है, जो अत्यधिक निम्न ताप पे कार्य करता है, ये कौन सी अवस्था है? तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है किस प्रकार से कि कौन सी पदार्थ की अवस्था जो निम्न ताप पे कार्य करती है? तो निम्न ताप पे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि कौन सी पदार्थ की अवस्था उच्च ताप पे कार्य करती है। ठीक है, तो उच्च ताप पे प्लाज्मा। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? ऑप्शन दे देगा, तो यह कौन सी होगी? प्लाज्मा। पूछ देगा पदार्थ की मतलब कौन सी अवस्था है? ठीक है, पांचवी कौन सी अवस्था है? तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसी को उलट के भी क्वेश्चन दे सकता है, पूछ सकता है कि पदार्थ की बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पदार्थ की कौन सी अवस्था है? तो पांचवी अवस्था है। तो क्वेश्चन को उलट फेर करके पूछा जा सकता है। और ये जरूरी है कि आप कंटेंट को, कॉन्सेप्ट को बेहतरीन जब करके पढ़ेंगे और तैयार किए रहेंगे तो क्वेश्चन चाहे कैसे भी बने तो आप बेहतरीन तरीके से उसको कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, ये देखिए ये कितना बेहतरीन प्रश्न है। अब यहां से हम लोग थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है पदार्थ की अवस्थाओं में अंतर। पदार्थ की अभी हम जो पढ़े हैं पदार्थ की अवस्था, उसमें कह रहा है कि पदार्थ की अवस्थाओं में अंतर। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे पदार्थ की अवस्था के बारे में। ठीक है, तो पदार्थ की 3 अवस्थाओं में हम लोग क्या करेंगे? अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? अंतर। ठीक है, तो 3 में निकालते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या है? ठोस। क्या है? ठोस को इंग्लिश में सॉलिड कहा जाता है, सॉलिड। ठीक है, दूसरा हम लोग के पास क्या है? द्रव। क्या है? द्रव को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लिक्विड। ठीक है, तीसरा हम लोग के पास क्या है? गैस। क्या है? गैस होता है। ठीक, गैस। तो सबसे पहला जो अंतर हम लोग देखेंगे वह देखेंगे किसके आधार पे? आकार के आधार पे। ठीक है, आकार। ठीक है, आकार के आधार पे। दूसरा जो हम लोग अंतर देखेंगे वह देखेंगे आयतन के आधार पे। ठीक है, जो तीसरा अंतर देखेंगे हम लोग देखेंगे घनत्व के आधार पे। जो चौथा अंतर देखेंगे ये किसके आधार पे देखेंगे? संपीड्यता के आधार पे देखेंगे। किसके आधार पे? संपीड्यता
के आधार पे देखेंगे। जो पांचवा अंतर हम लोग देखेंगे वह किसके आधार पे देखेंगे? आकार, आयतन, घनत्व, संपीड्यता। और जो पांचवा देखेंगे वह किसके आधार पे देखेंगे? कणों के मध्य आकर्षण बल। कणों के मध्य, ठीक है, किसके मध्य? कणों के मध्य आकर्षण बल। कणों के मध्य, कणों के मध्य आकर्षण बल। कणों के मध्य आकर्षण बल, ठीक है। और जो लास्ट हम लोग अंतर देखेंगे वो क्या देखेंगे? उदाहरण, उदाहरण, ठीक है, जो अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि जो ठोस होता है इसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। अभी हम लोग पढ़े हैं क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक है। इसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। आयतन क्या होता है? आयतन भी इसका निश्चित होता है, निश्चित होता है। बात समझ में आया? जो घनत्व होता है, जो इसमें घनत्व होता है, ये क्या होता है? सर्वाधिक होता है। ठोस में सर्वाधिक होता है, या आप कह सकते हैं अधिक होता है। ठोस में जो घनत्व होता है ये क्या होता है? अधिक होता है। संपीड्यता क्या होती है? इसमें नगण्य होती है, मतलब बहुत कम होती है, नगण्य होती है, नगण्य होती है, ठीक है। कणों के मध्य आकर्षण बल इसमें कैसा होता है? तो सर्वाधिक होता है। क्या होता है? सर्वाधिक होता है। ठोस में कणों के मध्य आकर्षण बल कैसा होता है? सर्वाधिक होता है। कैसा होता है? सर्वाधिक, सर्वाधिक होता है। अब इसका उदाहरण क्या होगा? तो इसका उदाहरण होगा, क्या होगा? धातुएं, ठीक है, धातुएं, ठीक है। लेकिन कौन सा धातु छोड़ना है? पारे के अलावा, पारे के अलावा। पारा को क्यों छोड़ दिया जाता है? क्योंकि यह द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। अब उसके बाद से क्या होता है? मोम ले लीजिए, ठीक, मोम, ठीक, पत्थर ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, ये तो आ गया आपका उसी धातु में ही, ठीक है। मोम, पत्थर, लोहा। उसके बाद से आप बर्फ भी ले सकते हैं, बर्फ, बर्फ सॉलिड होता है, ठीक है। तो ये अंतर आया पहला सॉलिड के बारे में। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में? द्रव के बारे में। तो द्रव में ध्यान दीजिएगा कि जो द्रव का आकार होता है ये क्या होता है? अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। द्रव का जो आकार होता है, द्रव का जो आकार होता है ये क्या होता है? अनिश्चित होता है। लेकिन जो इसका आयतन होता है यह निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। बात समझिएगा, निश्चित होता है, ठीक है। अब जो घनत्व होता है, द्रव का जो घनत्व होता है ये क्या होता है? ठोस से कम और गैस से अधिक। ठोस से, ठीक है, ठोस से कम, कम वह गैस से अधिक, गैस से अधिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठोस से कम और वह गैस से अधिक होता है। मतलब द्रव का जो घनत्व होता है वो क्या होता है? ठोस से कम और गैस से अधिक होता है। समझ में आया? अब जो हम संपीड्यता पढ़ेंगे तो संपीड्यता में क्या होगा कि यहाँ पे संपीड्यता जो होगी इसका, ये क्या होगा? ठोस से अधिक वह गैस से, ठीक है, गैस से कम, गैस से कम। तो ये क्या होगा? द्रव का संपीड्यता होगा। कणों के बीच जो होता है, कणों के बीच, अब अगला पॉइंट क्या है? कणों के मध्य आकर्षण बल। कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो कैसा होता है? तो ये होता है ठोस से, ठीक है, ठोस से कम, ठीक है, वह गैस से अधिक, गैस से अधिक। एक पॉइंट यहां पे समझिएगा कि जो हम लोग घनत्व पढ़े हैं तो द्रव का जो घनत्व होता है ये ठोस से कम और गैस से अधिक होता है, और कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है ये क्या होता है? ठोस से कम और गैस से अधिक होता है। तो इन दोनों बातों को आपको ध्यान देना है कि जो घनत्व होता है और कणों के मध्य आकर्षण बल होता है ये क्या होता है?
एक समान होता है, ठोस से कम और गैस से अधिक, ठोस से कम और गैस से अधिक होता है घनत्व और कोणों के मध्य आकर्षण बल। लेकिन जो संपीड्यता होती है ये क्या होती है, ठोस से अधिक और गैस से कम होता है, समझिएगा, ठीक है। अब जो इसका उदाहरण होगा ये क्या होगा उदाहरण इसका, तो सबसे पहला इसका उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा दूध हो जाएगा, ठीक है, दूध, ठीक है, दूध, उसके बाद से जल, उसके बाद से ग्लिसरीन, क्या होता है ग्लिसरीन, ठीक है। ये सभी के सभी क्या है हमारे द्रव के क्या है उदाहरण है, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं, अगला पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे जो गैस होता है, गैस का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, अभी पढ़े हैं, अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। आयतन भी इसका क्या होता है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। अब उसके बाद से जो ये इस गैस का जो क्या होता है घनत्व होता है, गैस का जो घनत्व होता है क्या होता है, न्यूनतम होता है, बहुत कम होता है। गैस का जो घनत्व होता है ये क्या होता है, बहुत कम होता है, क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, ठीक है, मतलब न्यूनतम होता है, ठीक है। जो संपीड्यता होती है, गैस की जो संपीड्यता होती है ये सर्वाधिक होती है, जो ये संपीड्यता होती है ये क्या होती है, सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है, ठीक है, सर्वाधिक होती है। जो कणों के मध्य आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल होता है ये क्या होता है, नगण्य होता है, ये क्या होता है, नगण्य होता है। इसके बीच में आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। लेकिन इसका जो एग्जाम्पल होगा ये क्या होगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, वायु हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, ये सभी के सभी, ठीक है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, और वायु, ठीक है, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे इस गैस के उदाहरण। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि पदार्थ की जो अवस्था है उसमें अंतर क्या है, आकार, आयतन, घनत्व, संपीडितता, कणों के मध्य आकर्षण और उदाहरण। तो देखिए ठोस में क्या होता है, ठोस में ये ध्यान दीजिएगा कि जो ठोस होता है इसका आकार निश्चित होता है, लेकिन द्रव का आकार अनिश्चित होता है, इसका भी आकार अनिश्चित होता है, गैस का भी। लेकिन जो आयतन होता है, ठोस का आयतन जो होता है निश्चित होता है, और जो द्रव का होता है अनिश्चित होता है, पात्र जैसा होता है। गैस का अनिश्चित होता है, ठीक है। जो ठोस का घनत्व जो होता है सर्वाधिक होता है, और ठोस से कम और गैस से अधिक द्रव का होता है घनत्व। इसमें गैस में क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, इसमें नगण्य होता है, और ठोस से अधिक हुआ गैस से कम, और गैस में क्या हो जाता है, सर्वाधिक। अब जो हमारा कोणों के बीच जो आकर्षण बल लगता है, ठोस में सर्वाधिक, लेकिन ठोस से कम और गैस से अधिक होता है द्रव में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, नगण्य होता है। अब ये सभी के सभी क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा अभी हम लोग इसी से रिलेटेड एक प्रश्न को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं उस प्रश्न की तरफ, ठीक है। ये देखिए पदार्थ की अवस्था में, ठीक है, हाँ ये देखिए यही बात हम लोग डिस्कस करने वाले थे जो कि इंपॉर्टेंट है। कह रहा है जल एक ऐसा द्रव्य है जो तीनों भौतिक अवस्था में पाया जाता है। जो जल है ये एक प्रकार का ऐसा द्रव्य है जो भौतिक अवस्था में पाया जाता है, तीनों भौतिक अवस्था में पाया जाता है, तीनों भौतिक अवस्था में पाया जाता है। जल एक ऐसा द्रव है, जल एक ऐसा द्रव्य है, जल एक ऐसा द्रव्य है जो तीनों भौतिक अवस्था में पाया जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जल एक ऐसा द्रव्य है जो तीनों भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है। आइए थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं। क्या समझते हैं कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ठोस, क्या लिखते हैं, ठोस, ठीक है, क्या लिखते हैं, ठोस, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं द्रव, ठीक है, द्रव। यहाँ पे लिखते हैं गैस, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि कैसे। देखिए ये यहां से इस तरह से, ठीक है, अब ये यहां से इस तरह से, ठीक है। ये अभी समझाता हूं कि कैसे होता है, ठीक है। अगर देखिए जब ठोस को द्रव में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, गर्म कर देंगे, ठीक है, गर्म, ठीक है। तो ठोस से द्रव में चला जाएगा। अगर फिर इसको द्रव को अगर हम गर्म कर रहे हैं तो ये गैस में बदल जाएगा। लेकिन जब गैस को हम लोग शीतल या ठंडा करते हैं,
तो ये गैस द्रव में बदल जाएगा। जब इस द्रव को हम लोग ठंडा कर देंगे, ठीक है, शीतल, ठीक है, शीतल, तो ये ठोस में बदल जाएगा। ये बात आपको समझ में आया। जब ठोस को हम लोग गर्म करेंगे तो द्रव में बदलेगा, जब द्रव को हम लोग गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, गैस। जब गैस को हम लोग ठंडा करेंगे तो बन जाएगा द्रव, और जब द्रव को ठंडा करेंगे तो बन जाएगा क्या, ठोस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझे रहिएगा, ठीक है। और ये देखिए, ये जो पॉइंट है इसमें हम लोग समझते हैं कि जो ठोस होता है, ठोस, ठीक है, तो जल जो होता है, जल जो बर्फ होता है यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। बर्फ, बर्फ जो होता है, बर्फ किसमें, बर्फ ठोस अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में कौन सा पाया जाता है, ठीक है, द्रव अवस्था में जल पाया जाता है, ठीक है। जो हमारा गैस अवस्था में जल जो होता है ये कैसे पाया जाता है, मतलब जल वाष्प या भाप, भाप में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, जल वाष्प, जल वाष्प, वह भाप, भाप के रूप में, समझ में आया। तो देखिए ये मैं बता दिया कि आपको ठोस में बर्फ के रूप में, द्रव में जल के रूप में, गैस में जल वाष्प व भाप के रूप में। अब थोड़ा सा पीडीएफ के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं कि जल एक ऐसा द्रव्य है, ठीक है, जल एक ऐसा द्रव्य है जो तीनों भौतिक अवस्था में पाया जाता है। जैसे बर्फ में, ठोस में बर्फ के रूप में, द्रव में जल के रूप में, गैस में जल वाष्प या भाप के रूप में पाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लाइन है ये समझिएगा, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। इसको भी हम लोग इसी क्लास में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं ये बहुत अति इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ठोस, क्या लिखते हैं, ठोस, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं द्रव, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं द्रव, यहाँ पे लिखते हैं गैस, ठीक है, गैस। अब यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ठोस को द्रव में बदलेंगे, फिर द्रव से ठोस में जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग द्रव से गैस में जाएंगे और गैस से हम लोग किस में आएंगे, द्रव में, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग गैस से किस में आएंगे, ठोस में, और ठोस से हम लोग किस में जाएंगे, गैस में। तो अब देखिए जब हम लोग ठोस से द्रव में आएंगे तो गलन कहेंगे, क्या कहेंगे, गलन, ठीक है, क्या कहेंगे, गलन कहेंगे। समझ में आया, क्या कहेंगे हम लोग, गलन कहेंगे, ठीक, या संगलन कहेंगे, या क्या कहेंगे, संगलन कहेंगे। समझ में आया। जब हम लोग द्रव से ठोस में जाएंगे तो क्या होगा, जमना, ठीक है, क्या होगा, जमना या हिमांग, या हिमांग। समझ में आया, हिमांग, बात समझ में आया। जब हम लोग गैस से द्रव में आएंगे तो ये होगा संघनन, क्या होगा, संघनन, संघनन होगा, ठीक है। और जब हम लोग द्रव से गैस में जाएंगे तो ये होगा वाष्प, क्या होगा, वाष्पन, ठीक है, वाष्पन। अब वाष्पन कहेंगे या इसको क्या हम लोग बोलेंगे, क्वथन, क्या बोलेंगे, क्वथन, क्वथन, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग गैस से सीधे बिना द्रव में परिवर्तित हुए ठोस में आएंगे तो ये होगा हमारा निक्षेपण, क्या होगा, निक्षेपण, निक्षेपण, ठीक है। या इसी को हम लोग बोलेंगे दृढ़ीकरण, दृढ़ीकरण, ठीक है। और जब हम लोग ठोस से गैस में जाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, ऊर्ध्वपातन, क्या होगा, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। समझ में आया। तो ये इस तरह से कुछ डायग्राम होगा पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि देखिए यहां से प्रश्न कैसे आता है। यहाँ पे प्रश्न ऐसे आता है कि जैसे क्या होता है, कभी कभी ये अगर इन नामों को आप नहीं समझेंगे कि जमना और हिमांक एक ही बात है, गलन और संगलन एक ही बात है,
ठीक है, क्वथन और वाष्पन एक ही बात है, संघनन एक ही बात है, निक्षेपण और दृढ़ीकरण एक ही बात है, ऊर्ध्वपातन एक ही बात है। तो इस तरह से प्रश्न आपसे मिस हो जाएगा, आता हुआ प्रश्न भी आपसे आसानी से छूट जाएगा। तो ये जो दो नाम के एक मतलब निकलना है, दो नामों के एक ही मतलब है, उनको आपको समझना है और याद रखना है। ठीक है, तो ये थोड़ा हम लोग समझते हैं कि सबसे पहला हम लोग पॉइंट क्या लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग पॉइंट लेते हैं कि जब ठोस से द्रव में जाते हैं, तो जब ठोस से द्रव में जाते हैं तो क्या होता है, गलन होता है। ठीक है, गलन को दूसरे भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, संगलन कहते हैं, संगलन कहते हैं। ठीक है, संगलन कहते हैं। इसी का इंग्लिश नाम है मेल्टिंग। क्या है, मेल्टिंग, मेल्टिंग। ठीक है, मेल्टिंग, या इसी को फ्यूजन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, फ्यूजन भी कहा जाता है। ठीक है, जो दूसरा हम लोग के पास पॉइंट है वो क्या है, जमना। ठीक है, जमना। ठीक है, या हिमीकरण। ठीक है, हिमांग, हिमांग, जमना या हिमांग, इसको हम लोग कहेंगे फ्रीजिंग। ठीक है, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग या सोलिडिफिकेशन। क्या कहेंगे, सोलिडिफिकेशन, सोलिडिफिकेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो है हमारे पास, ये क्या है, संघनन। संघनन में क्या होता है, जब संघनन गैस से द्रव में कन्वर्ट होता है तो वो संघनन होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग इंग्लिश में कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन, या इसको कंडेंसेशन कहते हैं या लिक्विडिफिकेशन कहते हैं। लिक्विफिकेशन कहते हैं, समझ में आया, लिक्विफिकेशन कहते हैं या कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, सेशन कहते हैं। जो चौथा है हम लोग के पास वो क्या है, वाष्पन, 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 या इसको हम लोग बोलते हैं क्वथन, क्वथन। ठीक है, वाष्पन या क्वथन, इसको वेपराइजेशन कहते हैं, वेपोराइजेशन। ठीक है, या इसको हम लोग बॉइलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग, बॉइलिंग। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बस ये मत समझिए कि ऐसा ही लिख रहा हूं, इनका नाम बदल के भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन किस में कन्वर्ट होता है। अगला जो है पांचवा, जो सीधे ठोस से गैस में बदलता है वो क्या होता है, ऊर्ध्वपातन, 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 इसको इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, उसके पास जो आखिरी और अंतिम है वो गैस से द्रव में, ठोस में बदल रहा है, उसको हम लोग निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, निक्षेपण या दृढ़ीकरण बोलते हैं, दृढ़ीकरण। इसको इंग्लिश में हम लोग डिपोजिशन बोलते हैं, डिपोजिशन। डिपोजिशन या डिसब्लिमेशन। डिसब्लिमेशन। अब थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं, गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो ये अब मैं आपको बता दिया और हम लोग यहां पे समझे। ठीक है, कि ये गलन क्या था, क्वथन क्या था। ठीक है, गलन क्या था, क्वथन क्या था, जमना क्या था, वाष्पन क्या था, निक्षेपण क्या था, ऊर्ध्वपातन क्या था। ठीक है, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन होता है, डिपोजिशन निक्षेपण होता है, ठीक, वेपोरेशन वाष्पन या क्वथन होता है, उसको हम लोग बॉइलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, संघनन लिक्विडिफिकेशन होता है या कंडेंसेशन होता है, गलना या संगलन ये क्या होता है हमारा, मेल्टिंग होता है या फ्यूजन होता है। ठीक है, जमना या हिमांक क्या होता है, फ्रीजिंग होता है, और उसके बाद से सॉलिडिफिकेशन होता है। समझ में आया, तो हम एक एक चीज को यहाँ बहुत बारीकी से समझे। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि क्या है।
देखिए यहाँ पे ये मेंशन है, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं, पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना बेहतरीन तरीके से सजा के रखा गया है, क्योंकि आपको समझना है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं क्या, ये डायग्राम जो बना हुआ है, ठीक है, इसको देखिएगा और यहाँ से इसका निष्कर्ष हम लोग अभी निकालते हैं, ठीक है। देखिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ठोस, ठीक है, ठोस, यहाँ पे द्रव, ठीक है, जल्दी जल्दी समझते हैं और बेहतरीन तरीके से समझते हैं, ठीक है। जब ठोस से द्रव में जाएंगे तो गलन या संगलन होगा, जब द्रव से ठोस में जाएंगे तो जमना या हिमांक होगा, जब हम लोग द्रव से गैस में जाएंगे तो वाष्पन या क्वथन होगा, जब गैस से हम लोग द्रव में आएंगे तो संघनन होगा, जब हम लोग गैस से ठोस में आएंगे तो निक्षेपण होगा या दृढ़ीकरण होगा, जब ठोस से गैस में जाएंगे, जब गैस में जाएंगे तो ऊर्ध्वपातन होगा। समझ में आया? तो ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक एक चीज जो है, ये आपका जो ठोस से द्रव में जा रहा है तो गलन, ठीक है, क्या हो जाएगा, गलन। बस समझ में आया? जब आप क्या हो रहा है कि द्रव से ठोस में आ रहा है तो जमना, ठीक है, जमना, ठीक है, जमना। समझ में आया? जब आप क्या कर रहे हैं, गैस से द्रव में आ रहे हैं तो संघनन, क्या होगा, संघनन, संघनन, ठीक है। जब आप द्रव से गैस में जा रहे हैं तो वाष्पन, ठीक है, वाष्पन, वाष्पन, ठीक है, वाष्पन। अब इसके बाद से जो होता है, ये देखिए जो पॉइंट है, ये जब आप गैस से ठोस में आ रहे हैं तो ये होता है निक्षेपण। क्या होता है, निक्षेपण, निक्षेपण, ठीक है। और जब आप ठोस से गैस में जा रहे हैं तो ये होता है ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। समझ में आया? तो ये सारी चीजें थी, इस तरह से आपको चीजों को समझना था, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये आज की क्लास का ये अंतिम ग्राफ था। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था के बारे में, और ये गलन क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, वाष्पन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, निक्षेपण क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे हम लोग और इनके एग्जाम्पलों को समझने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।